हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर की डिसिप्लिन हिंदी। ठीक है। और देखिए यूनिट 4 जो है इसका हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। कविता जो है हमारा काव्य खंड है। कविता का नाम है उनको प्रणाम, जो कि नागार्जुन जो है इनके द्वारा रचित है। वीडियो जो है वो DU रेगुलर, SOL और NC वेब तीनों जगह काम आएगी, क्योंकि सिलेबस आपका तीनों जगह एक ही है। अब एक बार आप सिलेबस देख लो, ये सारे के सारे चैप्टर आपके हैं, ये मैंने सारे करा दिए हैं। अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे यूनिट 4 का जो सेकंड चैप्टर है उनको परिणाम, जो कि नागार्जुन के द्वारा रचित है, इसको हम करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन जो थे ये वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है। प्रगतिशील आप इनको लेखक के रूप में देख सकते हैं। इनके कवि परिचय को समझते हैं। सबसे पहले तो जो नागार्जुन जी थे, इनका जो जन्म है वो बिहार के दरभंगा जो जिला है वहाँ पे हुआ था 1911 में। ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नेम है, यानी इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या हुआ कि जब ये 4 साल के थे, काफ़ी छोटी आयु के थे, उस समय इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत पाठशाला से हुई थी। बाद में इन्होंने अध्ययन के लिए ये बनारस और कलकत्ता भी गए थे। ठीक है। इनके जो पिता थे वो पुरोहित थे, वो चाहते थे कि ये भी वही बने। उन्होंने इन्हें संस्कृत के श्लोक वगैरह रटवाए, लेकिन इनका मन जो था वो उसमें नहीं था। फिर क्या हुआ, 1936 में ये श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हो गए। इन्होंने कई बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। ठीक है। मतलब इन्हें घूमने का शौक था। ये घुमक्कड़ और घुमक्कड़ जो होते हैं लोग, घुमक्कड़ एक मतलब विचारधारा आप समझ लो, जिनको पूरे देश में घूमना काफ़ी पसंद होता है या बाहर भी, तो वो ऐसी विचारधारा से थे। इन्होंने कई बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। नागार्जुन जो थे ये किसान आंदोलन से भी जुड़े थे और वामपंथी विचारों से जुड़े होने के कारण इनकी जो जीवन दृष्टि है वो तार्किक और प्रगतिशील हो गई थी। 1998 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। ठीक है। तो ये तो हो गया इनका कवि परिचय। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आपसे रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो देखिए, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर हम इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो उसमें आसमान में चंदा तेरे, और इनके उपन्यास की बात करें, नॉवल इन्होंने लिखे हैं, तो इसमें रतिनाथ की चाची हो जाएगा, बाबा बटेसर नाथ हो जाएगा, दुख मोचन, बलच नमाक, वरुण के बेटे, नई पौध, कुंभी पाक, अभिनंदन, उग्रतारा, इमृतिया, ये सारी की सारी क्या इनके उपन्यास हैं, इनके नॉवल है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आप ध्यान रखिए, इन्हें याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो देखिए, नागार्जुन की कविताओं का विषय जो है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये साम्राज्यवादी विरोधी थे। ठीक है। इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया था और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें साम्राज्यवाद का विरोध आपको देखने में को मिलेगा और उसका जो संघर्ष था उसको, और स्वतंत्र भारत तक इनके सपने जो थे वो थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नागार्जुन की कविताओं का जो विषय है वो है साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष से लेकर स्वतंत्र भारत तक के सपने तक। और इससे एक और भारत की मुक्ति की कामना का स्वर व्यक्त हुआ है। भारत की आज़ादी की बातें आपको देखने को मिलेगी। तो दूसरी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जनता के साथ साथ उभर रहे जो अंतर्विरोध था जनता के मन में, उसकी अभिव्यक्ति भी आपको इनकी रचनाओं में दिखेगी। इनकी कविता जो है उसमें साम्राज्यवाद के हिंसक चेहरे को दिखाया जाता है कि साम्राज्यवाद कितना नुकसानदेह है। समाजवाद के सपने की जीत भी दिखाई देती है। ठीक है। क्योंकि देखो ये वामपंथी विचारधारा के हैं, तो साम्यवाद समाजवाद को ये पसंद करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद है कि इनकी रचनाओं में किसान और मजदूरों के जीवन और सादगी भरे चित्र देखने को मिलेंगे। इनकी अगर आप रचनाओं को पढ़ते हो तो इनकी रचनाओं में मध्य वर्ग के जीवन और उनके जीवन में जो असंगतियां हैं, जो कमियां हैं और जो जन विरोधी मूल्यों का चित्रण है वो आपको देखने को मिलता है। नागार्जुन ने जो बुर्जुआ नेता होते थे उन पर भी लिखा है और उन्होंने समाजवादी जो नेता हैं उन पर भी लिखा है। ठीक है। तो ये इनकी क्या है, इनकी लेखन की विशेषता है। अब बात करते हैं नागार्जुन के और राइटिंग पे क्या है कि नागार्जुन ने समाज के वैविध्यपूर्ण जीवन पे लिखा है। ठीक है। ये जो लिखते थे समाज में जो विविधता थी, वैरायटी थी, उसके ऊपर, और प्रकृति के सौंदर्य के ऊपर, समाज का जो स्वरूप बदल रहा है उस पे, सांप्रदायिक सद्भाव पे, राष्ट्रीय एकता, मानव अधिकारों की रक्षा और विकास की चुनौतियों का ईमानदारी से इन्होंने चित्रण किया है।
और नागार्जुन की जो कविता होती है उसमें उसकी जो मेन चिंता है वो है लोकतंत्र यानी जनतंत्र। ठीक है, इसको लोकतंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र को लेकर भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। जनतंत्र के विकास, जनतंत्र को आप लोकतंत्र भी कह सकते हो। ठीक है, तो लोकतंत्र के विकास में कौन सी ताकतें बाधक है, यानी कौन सी ताकत जो है जो एक समस्या बन रही है, और कौन सी ताकतें ऐसी है जो उसके लिए सही है, इस पे इन्होंने प्रकाश डाला है। इनका कहना है कि जनतंत्र के विकास के लिए मानव अधिकारों की जो रक्षा है वो बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की बारीकियों और अंतर विरोधों का एक जैसा चित्रण इन्होंने किया है। जैसा इन्होंने चित्रण किया आपको किसी भी अन्य राइटर की रचनाओं में ऐसा चित्रण नहीं दिखेगा। ये मतलब श्रेष्ठ रचना आप इनकी मान सकते हो। फिर क्या है कि आजादी के बाद शासक वर्ग द्वारा किस तरह जन विरोधी नीतियों का अनुसरण किया गया है, इसको इन्होंने दिखाया है। और कैसे जनतंत्र जो है वो खोखला हुआ है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो कुल मिला के जो सत्ता के गलियारों वाली चीज है उसके खिलाफ इन्होंने लिखा है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए बाबा नागार्जुन, मैंने आपको कहा था ना इनको बाबा भी कहा जाता है। तो बाबा नागार्जुन की कविता में सादगी देखने को मिलेगी, संप्रेषणीयता, सहजता, इसको महसूस किया जा सकता है। इनकी कविता जो है वो जिंदगी का एक सहज बयान है। नागार्जुन के काव्य को अगर हम मोटे तौर पर बांटे तो हम इस तरीके से बांट सकते हैं कि इनकी कुछ कविताएं राजनीतिक मुद्दों पे हैं तो उसे राजनीतिक कविता कह सकते हैं, प्रकृति के ऊपर प्राकृतिक कविताएं, सौंदर्य परक कविताएं हो जाएगी, सामाजिक जीवन पर केंद्रित कविताएं हो जाएगी, व्यक्ति के चरित्र परक कविताएं हो जाएंगी, और संस्कृत कविताएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से इनकी कविताओं को बांटा जा सकता है। नागार्जुन जो थे वो अपने युग की समस्त राजनीतिक प्रवृत्तियों पे लिखा है। जिस समय के ये थे उन्होंने उस समय पे जो भी मतलब राजनीतिक माहौल था, आपको पता है कि देश गुलामी और लोगों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध, ये सब इनके युग की बातें हैं, तो उन पे इन्होंने काफी लिखा है। पहली कोटि की जो इनकी कविताएं, देखो इनकी कविताओं को हम कई कोटियों में बांट सकते हैं और फिर समझेंगे। तो देखिए जैसे पहली कोटि की जो कविताएं हैं उसमें इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया है और युद्ध विरोध के विषयों पे इन्होंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि देखो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य बढ़ाया था, भारत को गुलाम बनाया, श्रीलंका को गुलाम बनाया और बहुत सारे अन्य देश जो थे उनको गुलाम बना रखा था। तो इस साम्राज्यवादी व्यवस्था का इन्होंने क्या करा, विरोध किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी दूसरी कोटि की जो कविताएं उसमें राजनीतिक दलों और उनकी नीतियां लिख रखी है, यानी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे देश में और उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो कैसी है, उसके बारे में लिखा है। तीसरी कोटि की जो इनकी कविता है उसमें इन्होंने राजनीतिक घटना पे लिखा है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है उसके ऊपर लिखा हुआ है। चौथी कोटि की जो कविता है उसमें राजनीतिक व्यक्तियों पे लिखा है, नेताओं के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था कि इन्होंने समाजवादी नेताओं के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और इस कोटि की अधिकांश कविताएं जो है उसमें नारेबाजी, फॉर्मूलेबाजी, तुकबंदी, इनसे मुक्त कविताएं इनकी बिल्कुल, जो कि मतलब लगता नहीं था कि उस समय में कि इस तरीके की कविताएं लिखी जा सकती है, जो कि इन्होंने लिख रखी है। इन कविताओं में व्यंग शैली का भरपूर इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा मतलब व्यंग किया गया है। नामवर सिंह जो थे उन्होंने कमेंट किया है इनके ऊपर, देखो क्या कहते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि नागार्जुन के ये व्यंग भारतीय जनता की प्रखर राजनीतिक चेतना के साथ ही उसके सहज बोध, जिंदा दिली के अचूक प्रमाण है। क्योंकि नागार्जुन जो थे व्यंगात्मक रूप से बातें करते थे, इनकी जो रचनाएं आपको उसमें व्यंग शैली क्लियर दिखेगी, तो उसकी तारीफ इन्होंने करी है नामवर सिंह ने। इसके बाद शिव कुमार मिश्र और नामवर सिंह उन्हें कबीर के बाद सबसे बड़े व्यंग कवि मानते, क्योंकि देखो कबीर जो थे वो अपने समय में धार्मिक कुरीतियों पे व्यंग करते थे, आपने पढ़ा होगा। तो कबीर के बाद उन्होंने दूसरा स्थान जो है वो नागार्जुन को दिया है इन्होंने। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं कि नागार्जुन की सबसे सफल कविताएं वही हैं जिनमें व्यंग से हंसते हैं, क्रोध या आवेश में नहीं आते। समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि नागार्जुन की सबसे सफल कविता इनको वो लगती है जिसमें व्यंग को देखकर हंसते हैं हम, ना कि हमें गुस्सा आता है। फिर नागार्जुन जो है इन्होंने दो तरह की राजनीतिक कविताएं लिखी हैं, क्योंकि राजनीति के ऊपर बहुत लिखते थे। तो दो तरह की इनकी कविताएं हैं, एक तो है सरकार और शोषण तंत्र पे, कि सरकार और शोषण तंत्र, और दूसरी है मेहनत का, जो जनता है, जो मेहनती जनता, उसके संघर्ष पे। यानी इन्होंने सरकार को एक तरह से शोषणकारी मान रखा है और जनता जो है उसको मेहनती मान रखा है। ये पूरी की पूरी वामपंथी विचारधारा है, जिसमें आपको दो वर्गों की बात आपने पढ़ा होगा, वामपंथ क्या होता है। इसके बाद है कि आजादी को लेकर अनेक लेखकों में तरह तरह के भ्रम थे और वे जनता की जनता जो थी उसको मुक्ति के दिवा स्वप्न देख रहे थे, यानी जनता की मुक्ति के स्वप्न देख रहे थे, वो भी दिन में। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नागार्जुन की, तो वो आजादी के वर्गीय चरित्र को लेकर कोई उनको भ्रम नहीं था। उन्होंने साफ लिखा, बिल्कुल, झूठ झूठ सुजला सुफला के गीत ना हम अब गाएंगे,
भारत दाल तरकारी जब तक नहीं पेट भर पाएंगे। ये इन्होंने क्या करा है, आप देखो, ये इनका व्यंग करने का तरीका है, ठीक है, व्यंग करने का तरीका। इस तरीके की रचनाएं लिखते थे। ये कहते हैं कि सड़ी लाश है जमींदारियां, इनको हम दफनाएंगे। आज़ादी पर व्यंग करते हुए इन्होंने लिखा कि कागज की आज़ादी मिलती, ले लो दो दो आने में। समझ रहे हो, इस तरीके से इन्होंने आज़ादी के ऊपर और उस समय की व्यवस्था के ऊपर इन्होंने व्यंग करा है। और आगे देखते हैं, जब सारा देश आज़ादी की रजत जयंती मना रहा था, खुशी मना रहा था, तब बाबा ने इसके पाखंड का उद्घाटन करते हुए लिखा, नीचे निपट गरीबी, ऊपर ठाट बाट की रजत जयंती, शर्म ना आती मना रहे वो महंगाई की रजत जयंती। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या करा, व्यंग करा है। शिव कुमार मिश्र ने नागार्जुन की जो कविता है उसके बारे में लिखा है कि नागार्जुन की कविता जीवन के विष और अमृत दोनों में ही आकंठ सरोवर कवि की कविता है। ठीक है, विष और अमृत जीवन के दोनों ही इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, ऐसा शिव कुमार मिश्र ने कहा है। तो ये हो गया हमारा नागार्जुन, उनका जीवन परिचय और उनके लिखने की शैली। अब बात करते हैं इनकी जो कविता है उनको प्रणाम, इसका प्रतिपाद्य जानते हैं कि क्या इस पे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बहुत बड़ा है, इसमें मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि नागार्जुन ने जो लिखी है कविता उनको प्रणाम, उसमें वो किसकी बात कर रहे हैं ये समझिए। इसमें इन्होंने मानव जीवन में कर्म सौंदर्य को ज़्यादा, इनकी जो कविता है वो कर्म और सौंदर्य को ज़्यादा महत्व देती है। कवि ने इस कविता में उन महान विभूतियों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त किया है, प्रकट किया है, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहे हैं, लेकिन इन्हें कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, देश प्रेम के प्रति गौरव और समर्पण की भावना भी हमें इस कविता में दिखाई देती है। इन्होंने, इनकी कविता में आप देखोगे कि कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में भी है जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण जो थे वो न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन फिर भी देश उनके जीते जी आज़ाद नहीं हो पाया, तो उनके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी जो रचना है उसमें शब्दावली जो है वो मार्मिक है, कहीं ना कहीं आपको रुला देगी, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, इस तरीके की शब्दावली इन्होंने इस्तेमाल की है। ठीक है, इन्होंने उन सूरवीरों को प्रणाम किया है जिनके अभिमंत्रित बाण, जिनके बाण लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक गए। ठीक है, अवरुद्ध हो गए यानी रुक गए। कवि कहते हैं कि उन लोगों को प्रणाम करता हूं जो छोटी सी नाव लेकर बड़े से समुद्र में उतरे और हमेशा के लिए उसी में समा गए, उसी में डूब गए, कभी बाहर नहीं आ पाए, या फिर बाहर आए तो उनका जीवन समाप्त हो चुका था, तो उनको भी ये क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। कवि उनको भी प्रणाम करते हैं जो उच्च पर्वत पर, ऊंचे पर्वत पर, उच्च पर्वत शिखर की ओर उत्साह से आगे बढ़े लेकिन कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। शिखर पर पहुंचने की कामना उनके मन में रह गई। ठीक है, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने उन्हें हिम समाधि लेने के लिए मजबूर कर दिया या फिर उन्हें वापस से नीचे उतर गए। ठीक है, कवि उनको भी प्रणाम करते हैं जो अकेले धनहीन है, जो अकेले हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए और अब वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके पद चिन्ह जो है वो भी अब क्या है, ओझल हो चुके हैं। तो कवि जो है उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, आगे देखो, कवि उनको भी प्रणाम करते हैं। ये पूरी कविता इनके ऊपर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसकी व्याख्या में आपको मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे समझ लो तो व्याख्या आसान लगी। कवि उनको भी प्रणाम कर रहे हैं जो अपने कार्यों से कृत नहीं हो पाए, फांसी के फंदे पे झूल गए, वो देश के लिए शहीद हो गए। ठीक है, और देश के लिए शहीद हुए, शहीद होने के कुछ दिन बाद ही दुनिया ने उनको क्या किया, भुला दिया। ऐसा कहते हैं कि उनको भी ये प्रणाम करते हैं। कवि उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने कठिन साधना की लेकिन जीवन का अंत जो है उनका बहुत ही दुखपूर्ण रहा। दृढ़ व्रत और अदम्य साहस की जो प्रतिमूर्ति कहे जाते थे, उनका सारा जीवन जो है वो जेल के अंदर बीता। उनको भी क्या करते हैं, कवि प्रणाम करते हैं। कवि उनको भी प्रणाम करते हैं जिनकी सेवाएं कर्म अतुलनीय रहे लेकिन सदैव विज्ञापनों से, प्रचार प्रसार से जो सदैव दूर रहे, विपरीत परिस्थितियों में उनके मनोरथों को चूर चूर कर दिया। उनको भी क्या कर रहे हैं, कवि प्रणाम कर रहे हैं। आगे देखिए, अभिप्राय यह है कि देश को स्वाधीनता होते देखना चाहते थे लेकिन मनोकामना कभी उनकी पूरी नहीं हो पाई। परिस्थितियां जो थी उनके प्रतिकूल थी, उनकी इच्छाएं जो थी वो कभी भी पूरी नहीं होने दिया परिस्थितियों ने, सिचुएशन ने। राष्ट्रीयता को समर्पित यह कविता मार्मिक और संवेदनशील पक्ष से अत्यंत प्रभावमयी है। इनकी भाषा जो है वो बहुत ही सरल और सहज है। मैं आपको कविता की ओरिजिनल लाइन दिखाऊंगा आने वाले समय में, 1-2 स्लाइड बाद दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार सिंपल है, मतलब आपको समझ में आएगा, वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने तत्सम शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया लेकिन फिर भी मतलब वो सफल है बिल्कुल। इनकी शब्दावली जो है वो अलंकृत है, अलंकारों का इस्तेमाल है।
इन्होंने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है और इनकी शैली जो है उसमें चित्रात्मकता देखने को मिलती है आपको। और इस कविता में काव्य सौंदर्य जो है बहुत ही समृद्धशाली है। ठीक है, अब बात करते हैं व्याख्या की। अब आप, अभी तक मैंने आपको जो बताया ना सेम वही व्याख्या में मिलेगा। अब आप यहाँ पे पढ़ो इनकी कविता की ओरिजिनल लाइन, जो कि आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने अलग से आपको टाइप करके दे रखी है, आपकी किताब में नहीं है तो इसलिए आपको वहां नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। जो नहीं हो सका पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। कुछ कंठित कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहल, जो वीर शिक्त तूणीन हुए उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने उद्दीपार, मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको भी प्रणाम। ठीक है, वो लोग जो शिखर की ओर बढ़े रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ना ले जा सके हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको भी ये प्रणाम करते हैं। अब बात करते हैं आपकी व्याख्या की। देखो, अब आपको देखो आपकी बुक में क्या दे रखा है, जो नहीं डैश 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 उनको प्रणाम। अब आपको ऐसे में तो पेपर में, अगर मान लो पेपर में ऐसे नहीं आता, पेपर में तो आपको पूरी लाइनें होगी, लेकिन जब आपके सामने इस तरीके की लाइनें होगी तो आप क्या समझ पाओगे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए पूरी की पूरी कविता यहाँ पे रख दी है, समझ गए। ये आपको बुक में नहीं दे रखी, लेकिन आपको यहाँ से पढ़ना है पहले, इसको पढ़ने के बाद फिर आपको आना है व्याख्या पे। तो चलिए व्याख्या समझाता हूँ। नागार्जुन कहते हैं कि मैं उन सभी व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ जो निरंतर कर्म करने के बाद भी अपने कार्यों से पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके, जिन्होंने काम बहुत करा लेकिन वो सफल नहीं हो सके। मैं उन सभी सूरवीरों को प्रणाम करता हूँ जिनके मंत्रों में अभिमंत्रित कुछ बाण अवरुद्ध हो गए, रुक गए, तो कुछ अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही भटक गए। ये कहते हैं कि उन वीर युद्ध की समाप्ति से पूरे ही तर्कस के बाणों रहित हो गए। कहते हैं कि मैं उन लोगों को भी प्रणाम कर रहा हूँ जो अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में चल लिए, लेकिन कभी वो उसको पार नहीं कर पाए बल्कि उसी में समा गए। कहते हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो शिखर की ओर चले, आगे बढ़े, लेकिन उनकी यात्रा जो है वो अधूरी रह गई। कुछ तो बर्फीली चोटियों पर ही मतलब वो उसमें गड़ गए, उसी में मर गए। कुछ मौसम की मार झेलकर ऊपर नहीं जा पाए तो वापस आ गए, लेकिन वो असफल हो गए। तो ये उसी की व्याख्या है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। बिल्कुल सेम बेसिक है एकदम। आपको अगर वहां पे समझ में आया तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे विशेष देखो। कवि ने इन पंक्तियों में निरंतर कर्मशील होने का संदेश दिया है। भाषा जो है वो सरल है, सहज है, बोधगम्यता है, यानी समझ में आ रही है। अभिमंत्रित, तूणीन, उद्दी, हिम ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। चित्रात्मक शैली भी अपनाई गई है। बिंब योजना जो है वो मानवीय संवेदनाओं से भरी पड़ी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा ये सब पढ़ के। आगे देखो व्याख्या नंबर 2। अब आपकी बुक में कैसे दे रखा है, एकाकी डैश 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 और उनको प्रणाम। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा, इसमें से देख के नहीं आएगा, तो इसीलिए आपके लिए ओरिजिनल लाइन यहाँ पे रखी हुई है। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद, जिनके अत दृष्ट दाव चले, उनको प्रणाम। कृत नहीं हो पाए जो प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको भी प्रणाम। ठीक है, तो देखो ये कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जो अकेले और धनीन होते हुए भी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले, यानी जो अकेले हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इतना नेगेटिव होने के बाद भी, नकारात्मक उनके साथ हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, दुनिया की परिक्रमा के लिए चले गए। उनके पद चिन्ह जो हैं वो भी ओझल हो गए हैं, अर्थात पैरों के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। ये उन लोगों को भी प्रणाम कर रहे हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य के बावजूद भी धन्य नहीं हो पाए, जिन्होंने मतलब अपनी फांसी तक ले ली, अपने जान दे दी, लेकिन फांसी के फंदे पे झूलने के बाद भी लोग उनके बलिदान को ज़्यादा समय तक याद नहीं कर रहे। ठीक है, यानी वो मृत हो गए, मर गए, लेकिन लोग उनको भी भूल चुके हैं। उनको भी ये प्रणाम करते हैं, उन सूरवीरों को। तो विशेष में क्या है कि आप इसमें कह सकते हो कि इसमें महान लोगों को प्रणाम किया है कवि ने, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तत्सम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भाषा जो है सरल और सहज है। ठीक है, अलंकारों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि कृत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है आपका व्याख्या नंबर 3। अब आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके, उग्र साधना और उसके बाद डैश डैश फिर प्रणाम। तो इसका ओरिजिनल पढ़ो। उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, या जन्म काल में सिंह लगन पर उस समय ही देहांत हुआ, उनको ये प्रणाम करते हैं। दृढ़ वृत्त और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ को चूर चूर, उनको भी प्रणाम। अब इसकी व्याख्या समझो।
नागार्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने जीवन भर कठिन साधना की, लेकिन जिनके जीवन का अंत जो हुआ वो बहुत दुखों से भरा हुआ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने साधना में लगा दी, लेकिन उनका अंत जो था बहुत बुरा था। जिन लोगों के जन्म काल में सिंह लगन था वे भी असमय मर गए, या फिर मतलब कई बार तो उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, कवि नागार्जुन उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जो साक्षात साहस और वीरता की प्रतिमा थे, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए कठोर से कठोर कर्तव्य का पालन किया, उन्होंने देश को स्वाधीन कराने के लिए जेल में अपना पूरा जीवन बिता दिया। कवि ऐसे सभी देशवासियों को प्रणाम करता है जिन्होंने देश की अपनी अतुलनीय सेवाएं दी हैं, किंतु कभी भी इनका प्रचार प्रसार नहीं किया। इन्हें निस्वार्थ मनोरथ को विपरीत परिस्थितियों ने भी कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचने दिया। तो कभी उनको भी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके बलिदान की महिमा का वर्णन है। राष्ट्र के प्रति उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, ठीक है, इसको प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य था। जन्म काल में जिसके सिंह लगन हो, लेकिन क्या हुआ उनको, मतलब उनके जन्म काल में सिंह लगन था जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको जिंदगी, या तो वो जल्दी मर गए या फिर वो उनकी जिंदगी जेल में बीती। ठीक है, धुन और चूर चूर मुहावरे में मुहावरे का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो जाता है। आपको मोटा मोटा जो समझना था समझा दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देखो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगर आपने इस स्टार्टिंग में ही सब कुछ समझ लिया तो व्याख्या जो है आपको आसान लगी होगी, क्योंकि वही चीज़ें व्याख्या के अंदर थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।